हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोयम, अ टाइगर इन द जू। बहुत अच्छी पोयम है आपके कोर्स की। और आपके कमेंट्स ने ये बताया कि बिल्कुल आपको ये पोयम हम डिस्कस करें आपके साथ वीडियो के माध्यम से। तो आइए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं इस पोयम की। ये पोयम अ टाइगर इन द जू लिखी गई जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा। और ये कौन है? ये वेल्स पोइट है। वेल्स वेल्स पोइट। इस पोइट की जो पोयम्स हैं, आमतौर पर इसकी पोयम्स जो मॉडर्न प्रेजेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड होती है। और यदि हम इस पोयम की बात करते हैं इंफॉर्मेटिव, तो देखिए राइटर, क्योंकि ये मॉडर्न राइटर है और मॉडर्न राइटर इसलिए 1921 इसका जन्म है और 2006 इसकी डेथ है। तो इट मीन्स ये हुआ ये आपका मॉडर्न पोइट है। कहाँ का पोइट है? वेल्स कंट्री और मॉडर्न पोइम है। तो ये पोयम कौन सी हुई? मॉडर्न पोइट हुई आपकी। कौन सी पोयम हुई? मॉडर्न पोयम हुई। और मॉडर्न पोयम का जो कंसेप्ट है वो बहुत सारी अन्य वीडियोस में भी आपने समझा कि मॉडर्न जो पोयम्स हैं और मॉडर्न जो राइटर्स और पोइट्स हैं वो जनरली डे टू डे प्रॉब्लम, डे टू डे टॉपिक्स की वो बात करते हैं। और हमने अनेकों पोएम्स में बात की। तो ये राइटर ने मीन्स पोइट ने ये कविता जो लिखी, इसके लिखने की हम बात करते हैं तो ये 1938 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1938 में। और इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1967 में हुआ। कब लिखी गई? 1938 में। और आपका इसका प्रकाशन पब्लिश जो हुई ये 1967 में हुई। कहाँ हुई? जनरली इंफॉर्मेशन आपको ये मिलेगी मॉडर्न पोएम्स कलेक्शन ऑफ मॉडर्न पोइट्री। और उसमें ये था कि इस पोइट की, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस की जो पहली बुक आई, फर्स्ट बुक का इसने नाम दिया, फर्स्ट बुक जो थी, फर्स्ट बुक इस पोइट की, जिसका नाम था फाइंडिंग गोल्ड। ये आपकी पोयम, इसमें ये कलेक्शन थी। अब आप देखिए रिलेटिंग टू पोइम, रिलेटिंग टू पोइट हम बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ हम इसकी स्ट्रक्चरल बात कर लेते हैं पोयम की। बच्चों, हम पिछले एक पोयम पढ़ रहे थे, उसमें भी आपसे कहा कि ये पोयम क्या है? लिरिक है। लिरिक में लिमिट्स नहीं होती, स्टेंजाज और लाइंस की लिमिट्स नहीं होती। लेकिन हमारी जो पोयम है ये आपके रन्स विद 5 स्टेंजाज। कितने स्टेंजा टोटल इसमें? 5 स्टेंजाज। एंड ईच स्टेंजा रन्स विद 4 लाइन्स। हमारा प्रत्येक जो स्टेंजा है, यहां आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, प्रत्येक जो स्टेंजा है वो 4 लाइन में चलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 5 स्टेंजा, तो हमारे पास लाइंस कितनी हो गई? हमारे पास 20 लाइन हो गई। 5 स्टेंजा में हम इसको पढ़ेंगे। अब एक और चीज जानने की होती है कि जैसे हम लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फिगर्स और राइम स्कीम,
ये सब निकालते हैं। वैसे हमारी जब हम कभी भी पोइट्री को डिस्कस करते हैं तो ये महती ड्यूटी बनती है कि बेसिक चीजों को हम हाईलाइट करें, बेसिक चीजों को डिस्कस करें। ये पोयम सभी स्टैंडर्ड से, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव पर्पजेस से सभी से बिलोंग करती है। अब ये बात अलग है कि जैसे ये आपके क्लास 10th में, राजस्थान स्टेट में आपका बोर्ड में क्लास 10th की ये जो पोएम है, और हम किसी भी लेसन को डिस्कस करते समय एक ओवरऑल एवरेज बात करनी पड़ती है। इसलिए इस पोएम में बहुत सारे तो लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग हुआ और हम मेनली उनको रैंडमली थोड़ा टच करने का प्रयास करेंगे। एक और राइम स्कीम तो आपको पता है, कितनी बार हमने राइम स्कीम जो है डिस्कस की है। एक स्टेंजा को ले लेते हैं हम यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए और फिर आप निकालने कोशिश करें ताकि आपको भी समझ आए, ऐसा नहीं केवल फॉलो कर रहे। तो एक स्टेंजा लेते हैं हम, राइम स्कीम पर्पस है। ये आपके 4 आपके पास लाइन है। क्या इसको पढ़ेंगे? इस टाइप्स आपका स आपका उच्चारित हो रहा, तो इसको रेंडमली आपने क्या किया, ए दे दिया। अल्फाबेटिकली हम इसको क्या करेंगे, सिग्निफाई करेंगे। तो क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको ए दे देते हैं बच्चों। ए दे दिया, इसको ए दिया। अब आप देखिए अगला लास्ट इस लाइन का वर्ड केज है, इसको फिर पढ़ोगे, इससे डिफर साउंड है, जय आपको मिल रहा है, इसको आगे बढ़ते क्रम में बी दे दो। अब यहां आपके पास देखिएगा क्वाइट, आपका इससे डिफर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं तो आपका सी दे दो। फिर आप इसको पढ़ेंगे, ये आपका वर्ड है, आप इसको पढ़ेंगे तो रेज कहां गया, ये मेरे ख्याल से ए बी और सी बी इसमें आ गया आपका। तो ये आपकी राइम स्कीम निकल गई। कर लोगे? कोशिश करो, किसी भी कंसेप्ट को समझने के बाद ये हमें कोशिश करना चाहिए। तो हमें ये समझ आ गया कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। पोएम को ये देख लिया, कितने स्टेंजाज है, 5 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन है। पोएम यदि हम इसके उसकी बात करें तो क्या है, लिरिक है। कैसा लिरिक है, जो आपको सामने दिख रहा है, शॉर्ट लिरिक है। कब पब्लिश हुई आपके पास, ये आपकी प्रकाशित हुई, और कब इसको जो है लिखा गया, कौन सी बुक में, ये सब आप मोटे तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए थोड़ा हल्का सा हम ये भी ले लेते हैं थीमेटिक, ताकि हम इसमें चलेंगे तो थीमेटिक ले लो उसको, थीमेटिक। अब जब थीमेटिक हम बात करते हैं, ताकि आप क्या करें, जब व्हेन यू गो थ्रू द स्टेंजाज और लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड, आपका क्या होगा, आप उससे रिलेट हो पाएंगे कि लाइंस में क्या कहा जा रहा है। मोटे तरीके से हम थीम को ले लेते हैं। अब आप देखो पोएम के टाइटल में एक वर्ड तो आपको यहां पढ़ते ही मजा आ गया होगा, टाइगर। देखा है ना, टाइगर सबने देखा है, मजा आता है टाइगर की, एट द साइट ऑफ टाइगर। और कहां कहां देखा होगा, मुझे लगता है जंगल में, ओपन में तो देखा नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि बड़ा खतरा होता हमारे लिए। तो शायद आपने बच्चों ने कहा देखा होगा, आपकी लेवल के बच्चों ने शायद इसको देखा होगा जू में, गए होंगे ना आप जू। तो पहले तो आपको क्लियर भी है व्हाट डज मीन जू। तो जू किसे कहेंगे, अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप of animals and birds are kept for the purpose of a public display। और आपको पब्लिक के लिए, जनता के लिए उसको, और उसका मेन पर्पस क्या रहता है भाई,
मेन पर्पज रहता है उसका टू हैव इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट, ताकि उसके बारे में, उसकी स्पेसीज, उसके ये, और एक गवर्नमेंट पर्पज से भी यदि हम बात करते कि इनको जू में क्यों रखा जाता है, तो ऐसी रेयर, ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो प्राय खत्म सी हो रही है, और इस पर्पज से जू में रखा जाता है। तो क्लियर बच्चों, टाइगर। अब आप देखिए इस कविता के स्टेंजाज को, इसको हम पढ़ेंगे तो यहां क्या हो रहा है, हमारे पास जो टाइगर है उसकी दो दुनिया, एक तो ये और एक दुनिया ये है टाइगर की। कौन सी? ये दुनिया है टाइगर की। ये कौन है? जंगल है। और ये कौन है? ये केज है, केज, पिजड़ा। समझिए आप, ये वर्ड भी आपका पोएम में यूज हुआ है। ये कौन है? ये आपका जंगल, जानते हो ना ये। अब ये कंसेप्ट आपका इस पोएम में चलेगा। आपकी जो पोएम है इसमें क्या हो रहा है, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट या कंट्रास्टिक वर्ड, कंट्रास्टिक वर्ड ऑफ टाइगर, टाइगर बताया गया है इसमें। कंट्रास्ट कैसे? एक टाइगर की दो दुनिया। और अब आप इसको पढ़ने के बाद ये बताने का प्रयास करेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे आपको, आप लास्ट में बताना मुझे, या कमेंट में बताओ आप, ताकि मुझे ये महसूस हो जाए कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं, पढ़ लें, और किसी भी तरह का क्रॉस क्वेश्चन किया जाए। भाई देखिए, आपके जो टेक्स्ट है उसमें टेक्सुअल क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में होते हैं, उसके अलावा आपके एडिशनल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जब भी कवरेज हो पाएगा, जब भी आप उसके प्रॉपर आंसर दे पाएंगे, जब हमने उसको बहुत बारी से क्रॉस उसको समझाओ। तो लीजिए, पोइट क्या कर रहा है यहां, स्टार्ट्स, क्या कह रहा, ही स्टार्ट्स। अब भाई देखो, सबसे पहले कवि ने यहां ही का प्रयोग किया, ये देखो आप, ही स्टार्ट्स इन हिज विविड टाइप्स। तो आपको मालूम है ना इसमें किसकी बात आ रही है, टाइगर की। वो टाइगर के लिए क्या स्टार्ट होता है, ही। तो मेरे ख्याल से ही तो आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा, और ह्यूमन बीइंग में भी किसके लिए, पुरुष के लिए प्रयोग होगा। अब एनिमल्स के लिए तो जनरली आपको याद है इट का प्रयोग हुआ, इट, और यहां क्या प्रयोग किया, ही। दैट मीन्स क्या हुआ, हम ये बनेंगे, हियर टाइगर हैज पर्सोनिफाइड। तो देखो आपको सबसे पहले लिटरेरी फिगर मिल गया, यहां क्या है आपका, पर्सोनिफिकेशन है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एज सुन एज पोइट स्टार्ट्स, जो ही कवि अपनी बात स्टार्ट करता है, और क्या कर रहा है कवि इसमें, ये पोएम कैसी है, इस पोएम का यदि नेचर लेते हैं हम, कि यदि थीमेटिक तरीके से आप इस पोएम को लें तो ये पोएम कैसी है, तो थीमेटिक तरीके से ये पोएम आपकी डेस्क्रिप्टिव है। कैसी पोएम है, डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव है, रिफ्लेक्टिव है। डेस्क्रिप्टिव से क्या मतलब होगा भाई, डेस्क्रिप्टिव से मतलब ये होगा डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब करना, किसी आइडिया को डिस्क्राइब करना, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, ये डिस्क्राइबिंग है। और उसका अंडरलाइंग जो आपका मोटो है, अंडरलाइंग मोटो, ये अंडरलाइंग मोटो क्या है डिस्क्रिप्शन का, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव है। ये हमको आगे जाकर क्या करेगा, इसके द्वारा कुछ कहेगा, मैसेज देगा। और वो देखो आपका क्या कह रहा है, ही स्टार्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। कौन, टाइगर। कहां पर है,
पिछड़े में है। आपका स्टेंजा जो है फर्स्ट और सेकंड, कौन से उसकी बात कर रहा है? यहां देखो दो दुनिया बताई थी ना हमने, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। ये कौन सी है? ये केज। और ये कौन सी है? ये आपकी जंगल। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है? केज से, पिंजड़े में बंद है, और वो उस पिंजड़े में स्टार्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने स्ट्राइप्स। क्या होगा? आपने देखा होगा टाइगर का इमेज सामने लाओ, और उस पे जो लाइन है ब्लैक, जो उस पर लाइंस बनी रहती है, एक प्रकार से नेचुरल ग्लोरी है उसकी। उसके साथ वो चलता है, स्टार्स मूवमेंट से मतलब है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ कदम, कुछ कदम। अब कुछ कदम क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है वो नैरो सेल, पिछड़ा क्या है? एक छोटी, एक लिमिटेड एरिया है, और उसमें उसका मूवमेंट कुछ कदम इन इज केज ऑन पेड्स। आप देखो फिर यहां पेड्स का प्रयोग किया, ऑफ वेलवेट वाइट। उसके जो पांच है, पंजे, आपने देखा, कभी देखा होगा तो ऐसे जो मवेशी होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनके पंजे जो पंजों की सहायता से चलते हैं, पेड, स्पंजी, ताकि वो जब चलते हैं तो कंफर्ट होते हैं, और एक उससे आवाज भी नहीं होती। हेल्पफुल टू प्रे, शिकार करने में उनकी हेल्प करता है ये सिस्टम। नेचुरल है क्या? इन हिज क्वाइट रेज। अब यहां देखो, एक तो भाई क्वाइट का प्रयोग किया, और एक किया रेज। तो रेज मीन्स तो क्या होगा? गुस्सा। और यहां दूसरा वर्ड क्या है? क्वाइट, शांत। तो ये बात समझ में आ रही है आपके? एक तो बात कह रहा क्वाइट, और एक शांत, से मतलब है जब उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो क्या है? अपने आप को हेल्पलेस पा रहा है। अंदर मन में क्या है? गुस्सा है। इसका मतलब यह हुआ, ये पूरा स्टेंजा यहां पर हेल्पलेस ऑफ टाइगर, चीते का बंदी होना, उसको ये उजागर करता है। बच्चों, ऐसी जो कविताएं हैं, बहुत सारे अन्य राइटर्स ने, इंग्लिश राइटर्स ने आपने पढ़ा हो तो द स्नेर, द एलिफेंट, इस तरह की पोएम्स भी, एक अल्फ्रेड टेनिसन की, ऐसे बहुत से वाई बर्ड सींग्स, इस तरह की रिलेटेड, ये पक्षियों के बंदी बनाए जाने से रिलेटेड। और आपने इस कविता की जब चर्चा चल रही तो मुझे एक कविता याद आ रही है, हरिशंकर परसाई की, हिंदी राइटर, हिंदी पोइट हरिशंकर परसाई जी की एक कविता याद आ रही है। और आपने कहीं ना कहीं इधर उधर के छोटी क्लासेस में भी, कोर्स में पढ़ी होगी, या बड़े हो गए तो कहीं ना कहीं पढ़ोगे, मेरी बात याद आएगी आपको। इससे को रिलेट करते हैं। उस कविता में जस्ट लाइक दिस थीम और द कंटेंट ऑफ दिस पोएम, बिल्कुल इसी पोएम की तरह बात है। यहां कौन है? टाइगर है, बंदी है। उस कविता में, हरिशंकर परसाई जी की कविता में, तोता है, तोता। बर्ड्स हैं, एनिमल्स से रिलेटेड बहुत सारे राइटर्स ने लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ले लो आप, यानी आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, उसकी यानी आपका चिड़िया चुर नाम की कविता है, वो भी एक पक्षी की व्यथा को बताती, बंदी बनाई जाने पर। और हरिशंकर परसाई जी की कविता तोते की व्यथा, और उसके अंतर मन की बात उस कविता में बताई गई। क्या? जब जब भी मैं
कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है। किसकी? तोते की, बंदी तोते की आत्मा बोल रही है। जब जब भी मैं उन्मुक्त गगन को उड़ने को मेरे पंख फड़फड़ाता हूं, पिंजड़े की तंग सीमाएं मेरे पंखों को जर्जर कर देती है। आप देखिए, बड़ी मार्मिक और जो थीम से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली सिंपैथी गोज इन द अकाउंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। सरकार ने भी आपके वन्य जीवों को संरक्षण के लिए अधिनियम बना हुआ है, और इस तरह से हमें वो कवि कहना चाह रहा है कि पहले स्टेंजा में हमारा जो टाइगर है वो जू में बंदी है और वो किस तरह से वहां मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये सारा शायद हो सकता है दुनिया के लोगों को देखने में, दिखाने में ये अच्छा लगता हो, लेकिन उसमें एक गुस्सा दबा हुआ है। किसके लिए? फॉर फ्रीडम। और हम ये कह सकते हैं, यानी इस कविता को यदि बारीकी से फ्रीडम वर्सेज, आप इसको कह सकते हो भाई, वर्सेज बच्चों इसको कह सकते हो, फ्रीडम वर्सेज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, कैप्टाइज यानी बंदी बनाना। तो लीजिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी से कविता को लेते हैं बाइफर्गेशन, तो आप इसको जो है पूरा समझ पाएंगे। ही शुड, अब आप देखो मैंने कहा था पर्सोनिफिकेशन, मैं एक बार बता देता हूं, ही, सी, हिज, इसमें इस तरह से जहां जहां भी आपको मिले निकालना, आप कोशिश करना, मैं पॉइंट आउट करूं उससे पहले। इस तरह से सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। आप देखो, अरे भाई वो बंदी बना दिया गया तो उसकी स्थिति यहां आ रही है, लेकिन यदि वो आजाद होता तो क्या होता? जंगल में फ्री। क्या होता? शिकार की ताक में कहीं बैठा होता, जंगल में पेड़ों के नीचे झुरमुट में अपनी ताक लगाकर। क्या? ये शुड बी लर्किंग, लर्क शब्द है, इसका मतलब है शिकार के लिए ताक लगाना, बैठे रहना। स्लाइडिंग, देखो कितना प्यारा वर्ड यूज किया है। स्लाइडिंग से मतलब धीरे धीरे गुजरना अपने शिकार के लिए। लेकिन एक बात उसमें वहां रहती है ना, पिछड़े में, इस पिछड़े में तो क्या हुआ, उसके लिमिटेड बाउंड्रीज है, उसको कदम बढ़ाने में परेशानी है। अरे कैसे स्वतंत्र होता था? लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी ग्रास में, नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, जंगल में। कैसे? आपका हम कहेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर होल से क्या मतलब है? सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के जितने भी स्रोत प्राकृतिक तरीके से जंगल में, वहां पानी के लिए वेर प्लम्प डियर पास, उसका शिकार, यदि वो स्वतंत्र होता, जंगल में उन्मुक्त तरीके से घूमता, तो क्या होता? वो शिकार के लिए प्लम्प, प्लम्प डियर का मतलब, वैसे हम ले प्लम्प वर्ड को तो उसका मतलब होता मांस, मोटा ताजा। और आप जानते हो ना, इट्स द अट्रैक्शन ऑफ टाइगर, टाइगर का अट्रैक्शन है, तो उसका शिकार करता। ऐसा लगता है कि आपका कंडीशनल एक सेंटेंस आता है, जैसे जैसे आप बोलते हैं ना बहुत सी बार, इफ आई वर द किंग, खास में राजकुमार होता, मैं राजा होता, तो शायद यहाँ पर इंटरनल कंट्रास्टिंग जो चीज बताई गई है वो यह है, स्वतंत्र होने पर अपने तरीके से डियर पास, वहां से गुजरते हिरन का शिकार करता। He should be snarling around houses, snarling
मुंह खोलकर दांत दिखाकर आवाज करना है, आसपास गुजरते हो कैसे, अब ये किस पर्पस है, इन इट सेल्फ, प्रोटेक्शन इट सेल्फ, अपनी रक्षा के लिए भी, डरा के पब्लिक को कैसे रखता टाइगर, वो करता स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल्स एज, जंगल के आसपास जो घर, लोगों का जो रेजिडेंशियल जो निवास होता है उनके आसपास ऐसे करता घूमता, बेरिंग, बेरिंग का यदि मीनिंग लोगे आप तो क्या होगा, सोई या ओपन आप कह दो, दिखाते हुए, क्या करता, ही इज ए वाइट फैंग, यहां देखो आप फैंग। और स्टडी में बच्चों मैं जनरली बार बार बोलता हूं कि पोइट्री यदि पढ़ी है किसी ने बहुत अच्छे तरीके से, पोइट्री भाषा में सबसे बड़ी चीज जो सिखाती है एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज। अलग अलग, केवल आप बोलते हो टीथ, तो टीथ बोलने से काम नहीं चलता, आगे के पीछे के अलग अलग उनके लिए वर्ड यूज होंगे। इसलिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां कह रहा है फैंग, सफेद लंबे दांत। कभी फोटो में तो देखा ही होगा आपने, पास से नहीं देखा होगा तो, या चिड़ियाघर अजायब घर में तो देखा होगा कैसे दांत निकालता, बड़े तीखे, डर लगता है ऐसे दांत, हिज क्लॉज, क्लाज पंजे, टेरराइजिंग द विलेज, यहां पर आप देखो टेरराइजिंग, डराता हुआ किसको, द विलेज, तो आपको क्या लगता है गांव को डराता हुआ, तो गांव को डराता हुआ है क्या, नहीं, गांव में कौन है, लोग, पीपल, लोगों को डराता दांत निकालते हुए। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर भी आपका वापस पर्सोनिफिकेशन है, देखो आप, लेकिन इस स्टेंज बट ही इज लॉक्ड इन, अब यहां बताया वो ऐसे घूमता ऐसा करता, तो फिर क्या हुआ, ये हुआ, या आपको बता दिया बट, लेकिन क्या हुआ, उसकी आजादी उसकी स्वतंत्रता में रुकावट आ गई, क्या हो रहा है, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल्स, कॉन्क्रीट ईंट पत्थरों से सीमेंट से बनाई जाने वाला कोई भी चार दीवारी, उसमें वो क्या हो गया, लॉक्ड, ही इज लॉक्ड, और आपको याद है यहां क्या कहेंगे, बंद हो गया नहीं कहेंगे, इसको बंद कर दिया गया, ही इज लॉक्ड, बंद कर दिया गया किसमें, इन ए कॉन्क्रीट सेल्स, यहां देखो बहुत प्यारा वर्ड आया बच्चों, सेल्स, सेल वैसे वर्ड किसके लिए यूज होता है, जेल के लिए यूज होता है, सेल्स जो होती है ना जेल में होती कोठरियां, और यहां वर्ड यदि सेल्स यूज किया है तो इसका यह है मतलब आपका आयरनी भी कह सकते हैं, सेटायरिकली कभी बोल रहा है, यहां पर क्या हुआ, जब आर्टिफिशियल तरीके से रखा जाता है तो उसके लिए तो सेल होती है, इच्छा के विरुद्ध रखा जाता है, बंदी बनाया जाता है तो उसको तो हम सेल कहेंगे, लेकिन आपको मालूम है नेचुरली जहां पर टाइगर लाइन इन द लेप ऑफ नेचर, प्रकृति में जब अपने तरीके से रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, याद है ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डेन, जहां पर शेर रहता है, जहां पर टाइगर रहता है, कैसे, ऑन इट्स वे, नेचुरल तरीके से जंगल में, उसको हम बोलते हैं डेन। क्या कह रहा, स्टॉकिंग द, आपका लेंथ ऑफ हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स किसके लिए आया, वापस देखिएगा, बार्स अभी हमने एक फोटो बनाया था पिक्चर किसका, जू का, ये बार्स, आप बोलेंगे स्पॉक, स्पॉक
मीन्स सलाखाएं, उसकी ताकत सलाखाओं के पीछे। आपको याद है नेचुरली टाइगर के लिए क्या, कितनी उसमें स्ट्रेंथ होती है, कितना एनर्जेटिक, कितना एंथियास्टिक होता है। जंगल में बहुत फ्रीली वो अपना शिकार करता है, आनंद से वो प्राकृतिक नेचुरल जो घेराव में रहता है उसमें वो ज्यादा आनंद में रहता है। बजाय यहां उसकी ताकत क्या होगी, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग दैट स्ट्रेंथ लेंथ इज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स कौन हुए भाई, दर्शक। आप और हम जाते हैं ना देखने चिड़ियाघर में, तो उसको बहुत ही मॉकिंग वे में, बहुत ही फनी वे में, बहुत ही टीजिंग वे में हम देखते हैं, और वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करता। और क्या, क्योंकि वो कंजस्टेड है, लॉक्ड है, उसके पास द फ्यू स्टेप है, बिल्कुल हल्का फुल्का घूम सकता है, तो उसमें से वो उनको इग्नोर करते हुए देखता है, से मतलब है डजंट लाइक मीन्स डिसलाइक। ये आपके 4 स्ट्रेंजर्स में बात की कवि ने। अब आप देखो, जल्दी ले रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रातों को वो आवाज सुनता है किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाई जाती है ना उन पर, यदि उनको जू में रखा जाता है तो फिर उनकी चौकसी, उनका वॉचिंग भी किया जाता है। पेट्रोलिंग वार्स, आपका पेट्रोलिंग कार से क्या मतलब हुआ, ये भी कह सकते हैं ऑफिसर्स ऑफ द जू, ऑथोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट या पब्लिक एंड स्टेयर्स, घूर कर देखना, स्टेयर से मतलब है स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। आप जानते हो शेर की जो आईज, आंखें, टाइगर की आईज कैसी होती है, ब्रिलियंट। इस फैमिली के जितने भी हैं, और मैं तो ये कहूंगा स्पेशली बायोलॉजिकली आपने पढ़ाओ तो एनिमल आईज कैसे होती है, टोपाज्ड। तो क्या होती है, ड्यूरिंग नाइट, इन द नाइट, इन डार्क, ऐसे ब्रिलियंटली साइंस, ऐसा ही प्राकृतिक है। फिर क्या कहा, एंड स्टेट्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। आपको कंपेयर करके एट द ब्रिलियंट स्टार, आपको रिमोट कंपैरिजन से बताना चाह रहा। ऊपर आसमान में देखो तारे कैसे अंधेरे में कैसे चमक लिए हुए, तो उनको देखता है, मतलब है ऊपर देखने का मतलब है प्रोबेबली पोइट वांट्स टू से, शायद कवि ये कह रहा है उसकी जो निरा शून्य जो आंख हो आसमान को निहारती है, चमकते आसमान को, तो ऐसा है शायद लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए शायद वो लॉन्गिंग कर रहा है। और हमारे इन सब चीजों को हम थीमेटिक ले रहे हैं, तो इसमें आपका मैसेज क्या हुआ, थीम क्या हुआ। दिस पोएम इज वेरी कंट्रास्टिंग। इसमें टाइगर की 2 दुनिया बताई, एक कैसे वो पिंजड़े में बंद है, वहां पर उसके लिए सीमित एरिया है, उसकी इच्छाएं बिल्कुल मरी हुई है, दबी हुई है, और कहाँ वो जब फ्रीली नेचुरल प्राकृतिक तरीके से रहता था, बड़े आनंद से, बड़े मजे से, बड़ी खुशी के साथ वो विचरण करता था, तो उसका मतलब हुआ फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, आजादी और बंदी, 2 चीजों को यहां उजागर किया। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसको प्रेफर करता होगा वो, ये बंदी रहना, पिंजड़े में बंद रहना, या जंगल में रहना। शायद आप आंसर ही देना चाह रहे हो ना कि जंगल में रहना, वहां आजाद रहना ज्यादा पसंद है उसको। शायद पिंजड़े में उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसको कंफर्ट से सुविधाएं कितनी उपलब्ध करा दो, लेकिन फिर भी उसी को प्रेफर करेगा। और यह मैसेज यही है,
लेट अस कम टुगेदर, आइए हम अपने आप में एक मिशनरी मोड पर काम करें, इन प्राकृतिक पशु पक्षियों के साथ हिंसा न करें और इनको हम बचाव रखें। यद्यपि गवर्नमेंट का जो जू में रखने का कंसेप्ट हो तो समझ में आया कि ये जो विलुप्त होती हुई प्रजातियां उनको रखना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से यदि हम बात करें यह आजादी के हर जीव, अब भाई देखो एक बात सुन लो, ये पर्सोनिफाइड किया गया है ना, तो इन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से शायद ये जो थीम है दैट इज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग, मानव पर भी एप्लीकेबल है। मानव समाज में कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता, आजाद रहने दो, उनको आजादी दो। मेरे ख्याल से ऐसे मिशन की बात कर रहा है। अब कुछ आपके लिटरेरी डिवाइसेस आप जल्दी ले लेंगे, इनमें आप देखो, यदि आप यहाँ लिया स्टार्स स्ट्राइप्स तो आ रहा ना आपका स एलिट्रेशन जैसे स्टेप्स, क्या इनमें एलिट्रेशन आपको मिलेगा। और आप देखेंगे यहां लास्ट में एक जो वर्ड आया था ना आपका, कहा देखो एक जगह आया था जहां पर ऑक्सीमोरन आपको नजर आएगा, क्या कि उसमें ये बता रहा है क्वाइट और रेज। आपको ये यहां ले लो क्वाइट रेज, ये रहा क्वाइट और रेज। अब क्वाइट मीन्स तो बच्चों क्या होता है, शांत पीसफुल, और रेज मीन्स क्या है, गुस्सा। तो कैसे होगा भाई ये दोनों एक साथ, तो ऑक्सीमोरन क्या होगा, when two qualities in a line at a time brought together is called oxymoron। जब दो विविध गुणों को एक साथ रखा जाए एक पंक्ति में, ऑक्सीमोरन कहलाएगा। इसमें और भी आपके जैसे मेटाफर है, आपका एक बहुत खूबसूरत चीज है इसमें एंजाममेंट। एंजाममेंट बारीकी से आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, इसमें क्या है कि कुछ लाइन जैसे आपकी पहली लाइन लोगे आप, उसमें लास्ट में किसी तरह का पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया और अगली में स्टॉप यूज किया गया। कविता की वे लाइंस जो बिना पंक्चुएशन के चलती है और आगे जाकर कोई भी पंक्चुएशन रिक्वायर करती है, ये लाइन रन्स ओवर नेक्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट। इसमें एंजाममेंट है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है। यहां पर बहुत सारे और भी लिटरेरी आपके जैसे, हालांकि ये पूरी तरह से नहीं कहा जाए, लेकिन स्नार्लिंग, यहाँ पर स्नार्लिंग जो वर्ड आपका ये, इसमें भी आप निकाल सकते हैं क्या, ओनोमोटोपी। ओनोमोटोपी क्या होता है, लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड मीनिंग कैन बी टेकन और बी अराउंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। मैं समझता हूं हमने आज इस कविता को इंच बाय इंच वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया और ये मुझे उम्मीद है आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंचेगी। थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है और बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपको सारे लेसन्स की वीडियो चाहिए तो आप बस ये तो बताओ यार, क्या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, और आप शेयर भी करो अपने दोस्तों को। खुद ही लाभ क्यों ले रहे हो, दोस्तों को भी बताओ और लाइक करो, कमेंट करो, उसमें बताओ कि सर इस तरह से हमारे को सहायता चाहिए। ओके, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।